रोना मत, बिल्कुल भी नहीं। उसे चुप करवाते हुए अपनी बाहों में उठाकर ले जाने लगा। हमजा, आज आप इतनी जल्दी आ गए? आराध्या खुश होकर बोली, जिस पर हमजा मुस्कुराया। हाँ मेरी जान, मिशी कहाँ है? हमजा ने पूछा। मिशी सो रही है, और ख़बरदार आपने उसे जगाकर तंग किया, आराध्या ने बताने के साथ वार्न किया। ओके जानू, आज हम मिशी को जगाकर तंग नहीं करेंगे। आज हम उसकी मामा को तंग करेंगे। हमजा अपना कोट उतारते हुए आराध्या के करीब आया। नहीं, आप मिशी को ही जगा लीजिए। मिशी की मामा को आज बहुत काम है। उसका इरादा जानकर आराध्या ने फौरन भागने की कोशिश की। बेहतर होगा कि मिशी की मामा अपना सारा काम कल पर उधार रख लें, क्योंकि आज तो मिशी के बाबा मिशी की मामा को बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं। ये कहते ही हमजा ने आराध्या का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया और बाहों में उठाकर उसे बेडरूम में ले आया। बहुत ऐश कर लिया आपने जाने मन, अब ज़रा इतने सारे दिनों का हिसाब चुका लें। ये कहते हुए हमजा ने उसकी सराईदार गर्दन पर झुककर अपने लब रख दिए। अपने आने वाले वक्त से बेखबर वो एक दूसरे में खोने लगे। शामिर और आमना ने अपनी मोहब्बत का आशियाना बना लिया था। उनकी शादी को 1 साल होने वाला था, लेकिन आमना ने शामिर की मोहब्बत में कोई खोट न देखा। शामिर आमना का हर वक्त ख्याल रखता था। शादी के 1 साल में शामिर सिर्फ अपनी माँ को याद करता था, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था। वो जानता था कि उसकी माँ उसे बहुत याद करती होगी, लेकिन उसकी माँ भी मजबूर थी। वो शौहर और बेटे में किसी एक को नहीं चुन सकती थी। इसलिए शामिर भी वापस अपनी माँ से मिलने नहीं गया। आमना अपने आप में गिल्ट महसूस करती थी कि उसकी वजह से शामिर अपने अपनों से बिछड़ गया, लेकिन शामिर उसे उदास होने से मना करता था। शामिर को अच्छी जॉब मिल गई थी, पहले की तरह शान और शौकत से तो नहीं, लेकिन अब शामिर अपना गुजर बसर कम पैसों में भी करने लगा था। एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए महीने के आखिर में अक्सर उनके पैसे कम पड़ जाते, लेकिन शामिर ने कभी आमना से इस बारे में बात न की। एक दिन आमना ने कहा, शामिर मैं नौकरी करना चाहती हूँ। क्यों आमना, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई नौकरी करने की? मैं हूँ ना, शामिर ने उसे मना करना चाहा। नहीं शामिर, मुझे लगता है मुझे नौकरी करनी चाहिए। आपका हाथ भी बटा लूँगी और घर में ज़्यादा पैसे भी आ जाएंगे, जिससे हमारा गुजर बसर और भी अच्छे तरीके से होगा। देखो आमना, मैं नौकरी कर रहा हूँ और ये नौकरी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। मैं तुम पर कोई बोझ नहीं चाहता। तो वो करो जो औरतें करती हैं, घर पर रहती हैं, घर का ख्याल रखती हैं, शौहर का इंतज़ार करती हैं। बाहर जाकर काम करना मर्दों का काम है, और यकीन करो आमना, मैं ये काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है तो तुम नौकरी कर सकती हो। नहीं शामिर, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि आपका हाथ बटा सकूं। ज़रूरत नहीं है आमना, मैं सब संभाल लूँगा। उसे अपने सीने से लगाए आराम से बोला। उसके बाद आमना ने भी मज़ीद बहस ना की। तुम यकीन से कह सकते हो कि ये वही लड़की थी? नहीं सर, यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे शक है कि ये वही लड़की थी। ठीक है, लेकिन अगर ये वही लड़की ना हुई तो मैं तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में काट दूंगा। सुफियान मलिक गुस्से से धड़ा। लेकिन सर, अगर ये वही लड़की हुई तो आप वादा करें कि आप मुझे माला माल कर देंगे। ठीक कहा तुमने, अगर ये वही लड़की हुई तो मुंह मांगी कीमत दूंगा। सुफियान मलिक बोला। ठीक है सर, मैं बहुत जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूंगा। आप निगाह बेगम तक खबर पहुंचा दें। नहीं, निगाह बेगम तक खबर पहुंचाना ज़रूरी नहीं है। मैं उसे उस लड़की की पूरी कीमत अदा कर चुका हूँ। अब उस लड़की पर मेरा हक है। शाजिर उसे उठाकर सीधा रूम में लेकर आया। मेरी जान को इतनी ज़्यादा चोट लगी है, अभी मैं यहाँ मरहम लगाऊंगा, फिर दर्द कम हो जाएगा। उसे बेड पर रखते हुए वो आराम से बोल रहा था, और साथ में साइड दराज से फर्स्ट एड बॉक्स भी निकाल रहा था। उसमें से दवाई निकाली और उसका जख्म साफ करके उस पर मरहम लगाने लगा। अबान ने दर्द से अपना पैर पीछे करने की कोशिश की। बहुत दर्द हो रहा है। उसके पैर पर ऐसा ऐसा फूंक मारते हुए दवाई लगाते हुए बोला। लेकिन दवाई लगने की जलन की वजह से अबान को और तकलीफ हो रही थी। अबान, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन तुमने भी तो ठीक नहीं किया मेरे साथ। वहाँ जाकर लोगों की मिलती ही तुम मुझे भूल गई। तुम मत किया करो ना ऐसी हरकतें। क्यों किया तुमने ऐसा? जबकि घर से समझा के लेके गया था ना मैं तुम्हें वहाँ। लेकिन नहीं, सीधे तरीके से नहीं सुनती तुम मेरी बात। जो भी हुआ अच्छा नहीं था, और आज के बाद ऐसा नहीं करना चाहता। और मुझे यकीन है कि तुम भी मेरी सारी बातें मानोगी। मानोगी ना? बात करते हुए उसने अबान के चेहरे की तरफ देखा। मानोगी ना? फिर से नरमी से पूछा। गाड़ी वाला गुस्सा इस वक्त इसके चेहरे पर कहीं नहीं था, और अबान चाहती भी नहीं थी कि वो गुस्सा वापस आए। हाँ, बड़ी मुश्किल से एक लफ्ज़ ज़ुबान से अदा हुआ। गुड गर्ल। उसका गाल थपथपाकर वो कमरे से बाहर चला गया। अबान का रुका हुआ सांस बहाल हुआ और वो बेड पर लेट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बाप कौन सा राज छुपा रहा है। आखिर वो कौन सी बात है जिसकी वजह से शाजिर उसे यहाँ उठा लाया है। अभी भी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब शाजिर हाथ में खाने का ट्रे लेकर कमरे में वापस आया। ओ नो जान, इतनी जल्दी नहीं सो सकती तुम। अभी तो तुमने खाना भी नहीं खाया, और घर से जाते हुए भी तुमने ठीक से नहीं खाया था। चलो उठो, शाबाश, कुछ खा लो। उसे बिठाकर खाना उसके सामने रखा। चलो खाओ, ये दिखने के लिए नहीं रखा मैंने। कुछ देर अबान ऐसे ही खाने को दिखती रही, जब शाजिर ने उसे टोका। मुझे भूख नहीं है। इस वक्त अबान को बहुत भूख लगी थी, लेकिन वो उसे बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मुंह फेर कर बोली। सुबह नाश्ते के वक्त भी तुम्हें भूख नहीं थी, अभी भी तुम्हें भूख नहीं है। मुझे तो लगता है कि अगले 100 साल तक तुम्हें भूख नहीं लगेगी। लेकिन सॉरी जान, मुझे बहुत भूख लगी है, और मेरा साथ निभाने के लिए तुम्हें खाना पड़ेगा। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। शाजिर का नर्म लहजा देखकर अबान को कुछ हौसला हुआ। अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था कि तुम मेरी सारी बातें मानोगी। कहा था ना?
देखो अबान, मुझे हर बात पर ज़बरदस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अबान ने नोट किया कि शाजिर के चेहरे की नरमी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही थी। जब शाजिर निवाला बनाकर उसकी तरफ लेकर आया, मैं खुद खा सकती हूँ। इसने शाजिर का हाथ अपने चेहरे से पीछे किया। सुबह समझाया था ना तुम्हें कि मुझे खुद से दूर करने की कोशिश मत करना। लगता है समझ नहीं आया था। इस वक्त शाजिर के चेहरे की सख्ती उभर आई थी, जिससे अबान को एक बार फिर से डर लगने लगा था। नहीं, मेरा मतलब था कि मैं खुद खाऊंगी। अब तो तुम्हें मेरे हाथ से ही खाना पड़ेगा। ये कहते ही शाजिर ने निवाला बनाया और एक बार फिर से उसके मुंह के करीब लेकर आया। मुंह खोलो, सख्ती से ऑर्डर किया, जिस पर अबान ने फ़ौरन मुंह खोल दिया। उसके बाद वो उसे खाना खिलाता गया। 2 बार उसने बस कहने की कोशिश की, लेकिन शाजिर की घूरी इतनी तेज़ थी कि वो चुप हो गई। जब शाजिर को लगा कि वो पेट भर के खाना खा चुकी है, तो उसने उसे खिलाना छोड़ दिया, जिस पर अबान ने सुकून का सांस लिया। चलो अब तुम्हारी बारी, तुम मुझे खिलाओ। नहीं, आप खुद खा लें, अबान जल्दी से बोली। क्या कहा? मुझे आवाज़ नहीं आई। फिर से बोलो। चेहरे पर सख्ती लिए एक बार फिर से बोला। मैंने कहा मैं खिलाती हूँ। अबान धीरे से मनमनाई। तो फिर खिलाओ ना, देर क्यों कर रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है। शाजिर ने जल्दी से ट्रे उसके करीब की। मरती क्या ना करती, आहिस्ता आहिस्ता उसे खिलाना शुरू करने लगी। बीबी, इतने छोटे निवाले अपने हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से बनाओ। इस तरह तो मैं कल तक फारिग होऊंगा। उसकी बात सुनकर अबान ने थोड़ा बड़ा निवाला लिया और उसे खिलाने के लिए उसके मुंह के करीब लेके गई। जब उसके हाथ की उंगलियां उसके होठों से मिस हुई, लेकिन शाजिर तो इस तरह से खा रहा था जैसे उसे फील ही ना हो रहा हो, और यहाँ अबान की जान पर बनी हुई थी। न जाने कितनी ही देर उसे खिलाती रही, और शाजिर था जिसे देखकर लग रहा था कि ज़िंदगी में पहली बार खाना खा रहा है। अब बस करें, कितना खाएंगे? पता नहीं ये लफ्ज़ अबान के मुंह से कैसे निकले। अबान ने अपनी ज़बान दांतों तले दबाई, मगर अब तो निकल गए। क्या किया जा सकता था? अबान ने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया, जबकि उसकी इस हरकत पर शाजिर के कहे गए से पूरा कमरा गूंज उठा। वैसे बानी जानू, मेरी टमी अभी फुल तो नहीं हुई, लेकिन अगर तुम नहीं खिलाना चाहती तो मैं यही पर बस कर देता हूँ। उसे इसी तरह हाथों में मुंह छुपाए छोड़कर वो नीचे बर्तन छोड़ने चला गया। जब वापस आया तब भी अबान उसी तरह बैठी हुई थी। लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा, शरारत से कहते हुए बेड की दूसरी साइड पर बैठा। उफ, इतना तो खा चुके हैं। टमी है कि टंकी फुल ही नहीं हो रही, अबान ने दिल में सोचा, क्योंकि मुंह पर कहने की हिम्मत तो थी नहीं। जबकि शाजिब सोच रहा था कि इतनी ओवर एक्टिंग के बाद उसका क्या बनेगा। बाबू, मुझे लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। गनवा को रह रहे के शाजिब पर गुस्सा आ रहा था, जिसने ना जाने किस बात का बदला अबान से निकाला। बेटा, क्या रिपोर्ट लिखवाएंगे हम? जब एक लड़की के गायब होने की रिपोर्ट लिखने के लिए हमें इतनी मिन्नतें करनी पड़ी, तुम्हें क्या लगता है शाजिब जैसे बड़े आदमी पर रिपोर्ट दर्ज करवा पाएंगे? नहीं बेटा, हम ऐसा कोई भी कदम उठाकर अबान को मजीद किसी मुसीबत में नहीं डाल सकते, लेकिन हम उसे उस आदमी के पास भी तो रहने नहीं दे सकते। वैसे बाबा शारिज ने कहा था कि वो मेरी मदद करेगा। पहले भी उसी की वजह से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसका पुलिस वालों पर काफ़ी दबाव है। हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर सके। मुझे लगता है हमें उससे इस मामले पर बात करनी चाहिए। ठीक है बेटा, तुम्हें जैसे बेहतर लगे। बस अबान को उस आदमी से छुड़ाओ। न जाने वो उसके साथ क्या कर गुजरे। बाबा अबान के लिए बहुत परेशान थे। फिक्र न करे बाबा, मैं सुबह होते ही शारिज से बात करूंगी। लेकिन बाबा, 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि शारिज ने इस तरह का कदम उठाया? कर्मा पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद इस वक्त ये ज़रूरी था, क्योंकि इस वक्त सवाल अबान की ज़िंदगी का था। देखो बेटा, इंसान से ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई गलती ज़रूर होती है। मुझसे भी एक गलती हुई थी। वो मुझे उसी गलती की सज़ा दे रहा है। पर तुम बात करो उससे, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद करना चाहे। बाबा ने बात को टालते हुए कहा। ठीक है बाबा, मैं उससे बात करती हूँ। कनवा समझ चुकी थी कि इसका बाप उसे अपनी 20 साल पुरानी गलती के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। आमना ने जब शामिर को खुशखबरी सुनाई थी तो वो खुशी से पागल हुए जा रहा था। उसके हर अंदाज से उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता। जानती हो आमना, बाबा और अम्मा भी को जब पता चलेगा तो कितने खुश होंगे कि वो दादा और दादी बनने वाले हैं। और हो सकता है कि वो मुझे माफ़ कर दें और बाबा भी नाराज़गी ख़त्म कर दें। मैं आज ही बाबा को फ़ोन करके ये खुशखबरी सुनाता हूँ। देखना तुम सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करूँगा। सच कहूँ आमना, तो जब से मुझे पता चला है कि मेरा बीवी दुनिया में आ रहा है, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। उसकी बातों पर आमना कभी शर्माए तो कभी मुस्कुराए जा रही थी। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा आमना, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी खुशी का इजहार करते हुए उसने आमना को भी हौसला दिया। रात के इस वक्त शाजिर स्मोकिंग करता था, आज भी कर रहा था। कुछ देर ऐसे ही गुजरी, फिर उसे महसूस हुआ जैसे उसके साथ सोया हुआ इसकी स्मेल को कुछ खास पसंद नहीं कर रहा था। वो मुकम्मल नींद में थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी छोटी सी नाक पर हाथ की मदद से पंखा चला रही थी और अजीब मुंह के डिज़ाइन बना रही थी। शाजिर समझ गया कि वो ये सब कुछ स्मेल की वजह से कर रही थी। तो मिसेस, आप मुझे मेरे ही रूम से बाहर निकलवाएंगी? सही है बॉस, आपका घर, आपका कमरा, आपका बेड, आपका बंदा बाहर चला जाएगा। उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए नरमी से उसके कान को चूम कर उठकर बाहर आ गया। स्टडी रूम में आकर स्मोकिंग की नीयत से बैठा, लेकिन जैसे आज तो हर मंजर ही बेरंग था। कमरे से बाहर आने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल कह रहा था कि वापस अपनी अबान के पास चला जाए। ये क्या प्रिंसेस, अभी तो मेरी ज़िंदगी में तुम्हें आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं
और तुमने मेरा ये हाल कर दिया है। यकीनन बहुत जल्दी पागल कर दोगी मुझे। हाथ में जलाई हुई सिगरेट वही मसल कर उठ गया और मुस्कुराता हुआ वापस जाने लगा। अबान अभी भी मज़े से सो रही थी, जबकि शाजिर को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस साइड पर आज अबान सो रही थी शाजिर हमेशा उसी साइड पर सोता आया था। अभी सिर्फ सोना ज़रा मुश्किल था, बस जान कुछ दिन और। लाला को जलील करके मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा और फिर हम एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, जिसमें शाजिर होगा और शाजिर की अबान होगी। किसी तीसरे को अपने बीच आने ही नहीं देंगे, सिर्फ शाजिर और उसकी प्रिंसेस। ना महसूस अंदाज में उसके लोगों पर झुककर प्यार किया और बेड की दूसरी साइड आ गया। नींद तो आनी नहीं थी, लेकिन नींद से कहीं ज़्यादा खूबसूरत मंजर उसकी आंखों के सामने था और इस मंजर के लिए कई रातें जाग कर गुजार सकता था। अरे सुफियान साहब आए, आप यूँ अचानक? मेरा मतलब है, आपने तो कहा था कि जब तक रिमशा नहीं मिलेगी आप हमारे कोठे पर तशरीफ़ नहीं लाएंगे। निगाह बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, निगाह बेगम ये बताने आया था कि अब तुम्हें रिमशा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो लड़की नहीं चाहिए। सुफियान मलिक ने मगरूराना अंदाज में कहा। सब खैरियत तो है सुफियान साहब, मेरा मतलब है कल आप उस लड़की के लिए करोड़ों लुटाने को तैयार थे, आज आपको वो लड़की नहीं चाहिए। निगाह बेगम ने जांची नज़रों से देखते हुए पूछा। हाँ तुमने ठीक सुना, मुझे वो लड़की नहीं चाहिए और मेरे लिए उसे ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। बस यही बताने आया था, अब मैं चलता हूँ। अरे रुकिए हुजूर, हमें खिदमत का मौका तो दीजिए, निगाह बेगम ने रास्ता रोकते हुए कहा। नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब मैं जाना चाहता हूँ। ये कहकर सुफियान मलिक चला गया। शुक्र है अब उस मनूस मारी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसके आदमी ने कहा। ढूंढना तो पड़ेगा और हम उससे ढूंढेंगे, क्योंकि सुफियान मलिक और रिमशा से इस तरह से पीछे हट जाए ये मुमकिन ही नहीं। अभी कल ही तो उसे रिमशा चाहिए थी, किसी भी कीमत पर। आज अचानक रिमशा की ज़रूरत क्यों नहीं? कोई तो वजह होगी। क्या मतलब है आपका निगाह बेगम? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि सुफियान मलिक ने ही? लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि सुफियान मलिक ने रिमशा को ढूंढ लिया है, लेकिन वो हमें इस बारे में नहीं बता रहा। लेकिन शायद सुफियान मलिक ये भूल गया है कि मैं निगाह बेगम हूँ और रिमशा की मुंह मांगी कीमत अदा कर चुकी हूँ। इसलिए रिमशा पहले निगाह बेगम की है, उसके बाद सुफियान मलिक की। पीछा करो सुफियान मलिक का, इसके एक एक कदम की मुझे खबर चाहिए। उसकी आंख खुली तो कल की तरह आज भी ये शाजिर की बाहों में कैद थी। उसने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शाजिर ने उसे ऐसे दबोच रखा था कि वो चाहकर भी उसकी बाहों के असर से नहीं निकल पा रही थी। छोड़ दे प्लीज। जब बहुत कोशिश के बाद भी अपना आप नहीं छुड़वा पाई तो उसे मुखातिब करने लगी। लेकिन शाजिर तो जैसे घोड़े बेचकर सो रहा था, जो ना तो उसकी आवाज़ पर उठ रहा था और ना ही जोर जोर से हिलाने पर। हर मुमकिन कोशिश के बाद जब शाजिर ने उसे छोड़ा तो उसने बड़े आराम से अपने बालों से एक ग्रिप निकाली और शाजिर के बाजू पर चुबो डाली। शाजिर बिलबिला कर उठकर बैठा और अपने बाजू को देखने लगा, लेकिन अबान इतने में पेन अपने सर पर लगा चुकी थी। क्या हुआ, आप ठीक है ना? अबान ने मासूमियत से पूछा। मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे कुछ चुभोया। यहाँ पे अपने बाजू के जख्म पर इशारा करते हुए कहा, जिस पर जरा सा खून निकल रहा था। मैं क्यों ऐसा करूंगी भला? अच्छा तुमने नहीं किया तो कैसे हुआ बताओ? शाजिर ने तेवरी चढ़ाकर पूछा। मुझे कैसे पता होगा? आपका बाजू है, आपका खून है, मुझे कुछ नहीं पता। अबान ने अनजान बनने की कोशिश की। हाँ तुमने नहीं किया तो चुड़ैलें आई होंगी, शाजिर ने कहा। क्या आपके घर में चुड़ैलें हैं? अबान फौरन बेड पर उसके करीब होकर बैठ गई, साथ ही उसका बाजू अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। शाजिर को उसकी मासूमियत पर बेसाख्ता प्यार आया। हाँ मेरी जान, एक बड़ी प्यारी सी चुड़ैल है यहाँ पे, तो मिलोगी उससे? शाजिर ने उसकी कमर पर हाथ रखे उसे मजीद अपने करीब करते हुए कहा। नहीं मुझे नहीं मिलना, आप मिल लें। क्यों, तुम्हें डर लगता है चुड़ैलों से? आयशा से उसके चेहरे से बाल हटाते हुए पूछा। बहुत। वो कभी अपने चेहरे की तरफ उठते हाथ को देखती, कभी उससे फासला कायम करने की कोशिश करती। जब अचानक नज़र अपनी गर्दन पर पड़ी, ये कहाँ से आई? गले में पड़ी चेन को देखते हुए पूछा। हो सकता है वही चुड़ैल पहना गई हो तुम्हें, शाजिर ने हंसी दबाकर कहा। क्या? उसने मुझे क्यों पहनाई ये चेन? मैं इसे अभी निकाल देती हूँ। कहने के साथ ही उसने अमल करते हुए चेन निकालनी चाहिए जब शाजिर ने उसके हाथ थाम लिए। अरे बेवकूफ़ी मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो हो सकता है वो बुरा मान जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें पता है अपना बदला लेने के लिए क्या क्या कर गुजरती हैं। हो सकता है वो तुम्हें खा जाएं। शाजिर ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहानी गहरी कर दी। क्या वो खाती हुई हैं इंसानों को? हाँ जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो खाती हैं। आगे तुम्हारी मर्जी, अगर उतारना चाहो तो उतार दो। ये कहकर शाजिर वॉशरूम चला गया, जबकि वो चेन पकड़े बैठी रही। कल रात शाजिर ने उसकी नींद का फ़ायदा उठाते हुए ये चेन पहनाई थी। उसे लग रहा था कि वो उसका दिया हुआ तोहफा कबूल नहीं करेगी, लेकिन उसकी कहानी की बिना पर अब वो कभी चेन को अपने से दूर नहीं करेगी। जो भी था, शाजिर को यकीन हो चुका था कि अब वो चेन नहीं उतारेगी। लेकिन आज के दौर में चुड़ैलों और जिनों से इतना डरना, ये बात बड़ी अजीब थी। लेकिन आज के दौर में अबान जैसी लड़की, ये भी तो बहुत बड़ी बात थी। आज वो अपने नेक्स्ट प्लान की तरफ जा रहा था। लाला की तबाही का सफ़र अब शुरू हो चुका था और ये भी जानता था कि मंजिल अब दूर नहीं। वो सुबह ऑफिस आते ही सबसे पहले शाहरेज़ के रूम में गई, लेकिन शाहरेज़ यहाँ नहीं था। अहमद शाहरेज़ अभी तक आया नहीं? उसने प्यून से पूछा। अरे मैडम, शाहरेज़ साहब तो इस्लामाबाद गए हैं कुछ काम के लिए, प्यून ने बताया। अच्छा कब तक आएंगे? पता नहीं मैडम, सर को पता होगा। अच्छा ठीक है तुम जाओ। शाहरेज़ तो यहाँ है ही नहीं, अब मैं किससे बदल दूँ? कनवा ने परेशानी से सोचा। क्या उसे फ़ोन करना ठीक होगा? हो सकता है वो किसी काम में बिज़ी हो, मेरी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन मैं भी तो प्रॉब्लम में हूँ।
इस वक्त शारिज ही मेरी मदद कर सकता है। गनवा ने फ़ोन निकाला और शारिज का नंबर मिलाने लगी। अपने मोबाइल पर गनवा का फ़ोन आता देखकर उसे खुशगवार हैरत आने लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं गनवा? आज आपने मुझे फ़ोन किया, सब खैरियत तो है? शारिज जानता था कि पिछले कुछ दिनों से गनवा बहुत टेंशन में है। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। शारिज, एक प्रॉब्लम है, आपकी हेल्प चाहिए। हाँ गनवा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने आपको अपनी बहन के बारे में बताया था ना कि वो गायब हो गई है। वो गायब नहीं हुई शारिज, एक बड़े आदमी ने उसे अगवा कर लिया है। आपको याद है जिस दिन हम पहली बार मिले थे, मैंने एक आदमी को थप्पड़ मारा था। शारिज, उसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बहन को अगवा कर लिया है। न जाने क्यों बात करते करते उसकी आंखें भीगने लगी। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। उस दिन आपके एक बार कहने पर पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखी थी। प्लीज़ आप पुलिस वालों को फ़ोन करके कहें कि वो हमारे साथ उस आदमी के घर चलकर मेरी बहन को छुड़वाएं। हाँ गनवा, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बहन शाजिर शाह के घर पर ही है? हाँ मुझे पता है, उसने खुद हमें बताया था। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। आपके ही फ़ोन पर पुलिस वाले एक्शन ज़रूर लेंगे। प्लीज़ मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। गनवा मिन्नतें करने लगी। सुनो, तुम परेशान मत हो, मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। भूख के मारे अबान का बुरा हाल था, लेकिन यहाँ तो कोई उसे नीचे नाश्ते के लिए बुला ही नहीं रहा था। किस मुँह से जाती? फिर उसे अचानक याद आया कि उसके कमरे में कोई चुड़ैल है। या अल्लाह, ये तो मैं भूल ही गई थी। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। मंत्र पढ़ते पढ़ते वो कमरे से बाहर भागी। आंटी, आपको पता है इस कमरे में चुड़ैल है, इसने सुल्ताना से कहा। सुल्ताना, जो कल तक इसे मगरूर कह रही थी, आज इसकी मासूमियत पर मुस्करा दी। अरे बीबी जी, कोई चुड़ैल नहीं है, क्या हो गया है आप? अरे है चुड़ैल, उसने मेरे गले में कल रात चेन डाली। देखेंगे, उसने गर्दन में पड़ी हुई चेन को सामने करते हुए कहा। ये चेन तो कल साहब जी के हाथ में थी। बीबी जी, ये चेन आपको साहब जी ने बनाई होगी, किसी चुड़ैल ने नहीं, सुल्ताना ने हंसते हुए कहा। नीचे चलिए, आज साहब ने आपकी पसंद का खाना बनवाया है, सुल्ताना ने बताया और उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। जबकि अबान ये सोच रही थी कि शाजिर को कैसे पता कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। वो नीचे आई तो शाजिर पहले ही मौजूद था। आओ जान, मैंने बहुत कुछ बनवाया है, मुझे यकीन है कि इनमें से तुम्हें एक चीज़ ज़रूर पसंद आएगी। उसने टेबल की तरफ इशारा किया, जहाँ एक से बढ़कर एक डिश रखी गई थी। कल भी तुमने ठीक से नहीं खाया था। ठीक से खाने का कहने पर अबान को कल रात का डिनर याद आ गया। उफ, शाजिर ने कितना खिलाया था और ख़ुद कितना खाया था। वैसे तुमने किसी को बताया नहीं कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने सोचा खुद ही अंदाज़ा लगा लूँ कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। लेकिन इतना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। इनमें से तो मुझे सिर्फ आलू के पराठे पसंद हैं। अब ये बाकी का सारा खाना कौन खाएगा? फेंक देंगे। तुम आओ अपनी पसंद की डिश ट्राई करो। शाजिर ने इसका हाथ पकड़कर उसे बिठाया। फेंक क्यों देंगे? आपको पता है ये रिस्क की बेहुरमती है। आपको अंदाज़ा भी है कि यहाँ हमारे मुल्क में कितने गरीब बिना कुछ खाए पिए पेट पे पत्थर रखकर सोते हैं, और आप कहते हैं कि ये खाना आप फेंक देंगे? कितनी अफसोस की बात है, आप जैसे बड़े लोग ऐसा सोचते हैं। अबान ने मुंह बनाकर कहा। सॉरी जान, अब वही होगा जो तुम चाहती हो। मुस्कुराकर वो उसके लिए खाना निकालने लगा। और आपको क्या लगता है कि मैं क्या चाहती हूँ? अबान ने पूछा। यही कि सारा खाना यतीम खाने में जाए, और क्या? गलत। तो फिर? शाजिर ने पूछा। तो फिर ये कि यतीम खाने में तो बहुत लोग हर रोज़ कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तो फिर क्या करने का इरादा रखती हो? शाजिर ने दिलचस्पी से पूछा। आपने कभी अपनी गाड़ी से दूर नदी के करीब झोंपड़ियाँ बनी देखी हैं? हाँ, कई बार देखी हैं। हाँ, ये सारा खाना वही जाएगा, अबान ने खुश होकर कहा। जो हुक्म मेरी जान। मुलाजमों की परवाह किए बगैर उसने अबान का गाल चूम लिया। इस पर अबान के चेहरे का रंग किसी लाल टमाटर की तरह हो गया। उसके चेहरे के तासुरात से लुत्फानंदोज होते वो नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया। सुफियान मलिक फ्लैट के बाहर खड़ा था। मैंने कहा था रिमशा, तुम तक पहुंच जाऊंगा, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और आज मैं तुम्हें हासिल करूंगा। वो फ्लैट के बाहर तकरीबन 15 मिनट से खड़ा था। सर, उसका शौहर अभी घर पे है, उसके आदमी ने आकर बताया। ओह, तो रमशा मैडम ने शादी भी कर ली? अमेजिंग, सुफियान मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा। सर, शादी भी कर ली और एक बच्ची भी है, उसके आदमी ने बताया। कब जाता है उसका शौहर? तकरीबन 9 बजे तक जाएगा। ठीक है, तो 9 बजे तक यही इंतज़ार करते हैं। सब्र करते हैं, आखिर सब्र का फल इतना मीठा जो है, सुफियान ने शैतानियत से हंसते हुए कहा, और इमशा के शौहर के जाने का इंतज़ार करने लगा। जी मैडम, मैं सुफियान मलिक का पीछा कर रहा हूँ, वो यही है, एक फ़्लैट के बाहर किसी के जाने का इंतज़ार कर रहा है। पता लगाओ इस फ्लैट के अंदर कौन है, मुझे यकीन है कि वहाँ रिमशा होगी। जी मैडम, आप फिक्र ना करें, मैं भी पता लगाता हूँ। ध्यान रखना कि सुफियान मलिक की नज़रों से बच के रहो, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा, और मैं ये नुकसान तुमसे पूरा करूँगी, निगाह बेगम ने धमकी दी। आप फिक्र ना करें मैडम, सुफियान मलिक मुझे नहीं देख पाएगा। मैडम, सुफियान मलिक अंदर जा रहा है। ठीक है, तुम जाओ, पीछा करो, मुझे एक एक सेकंड की खबर चाहिए। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। तुम मुझे धोखा नहीं दे पाओगे सुफियान मलिक, रिमशा पर पहला हक मेरा है। जान, चलो बाहर घूमने चलते हैं, आज शाजिर कहीं नहीं गया था। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं शो देख रही हूँ, उसने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वापस आकर देख लेना। अभी चलो कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हारा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश है, आपको लगता है मैं पागल हूँ? आपने मेरे गले में चेन डाल के कहा कि चुड़ैल ने डाली है, जबकि सुल्ताना आंटी ने मुझे सुबह ही बता दिया कि ये चेन कल आपके हाथ में थी। आपने मुझसे झूठ बोला, बोला ना झूठ? उसकी आंखों के सामने अपनी उंगली हिलाते हुए पूछ रही थी। हाँ जान, मैंने छोटा सा झूठ बोला, सॉरी, उसने अपने दोनों हाथों से कानों को पकड़कर कहा।
इट्स ओके, अबान ने एहसान जताने वाले अंदाज में कहा, जिस पर शाजिर बस मुस्कुरा दिया।